शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतने दौड़ेगा। तो जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा की वैल्यू को समझा तो उन्होंने हमें संविधान के रूप में एक ऐसा ब्लूप्रिंट बना के दिया जिसने हमारा जीवन बदल दिया। उससे पहले वो दूसरे लोग उनके ऊपर कूड़ा फेंक देते थे, गंदगी फेंक देते थे। वो एक साड़ी पहन के जाती और एक साड़ी जाके जो है उस गंदी साड़ी को निकाल देती और दूसरे वाली साड़ी पहन के बच्चों को पढ़ाती। यानी कि वो अपने काम के प्रति इतनी समर्पित थी कि ये समाज पढ़ जाए कि वो अपमान को भी झेल रही थी। ऐसी मां सावित्रीबाई फुले ने हमारी बहनों को पढ़ना सिखाया। और आज तो सभाओं में तो रोज जाता रहता हूँ, लेकिन आज पाठशाला के उद्घाटन में जो है मुझे आने का मौका मिला, इसलिए मैं यहाँ की पाठशाला का जो लोग काम देख रहे हैं, परमेंद्र घोरपड़े जो कारवार जिला अध्यक्ष है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद इसलिए नहीं कि वो पाठशाला खोल रहे हैं, धन्यवाद इसलिए कि यही तो हमारे महापुरुष चाहते थे कि हम लोग ज्ञान प्राप्त करें। और आज सरकारें षड्यंत्र करके हमें उससे दूर कर रही हैं। एक तरफ अच्छी शिक्षा है, वो बहुत महंगी, गरीब के बच्चे वहां तक जा नहीं सकते। एक तरफ सस्ती शिक्षा है, लेकिन वहां शिक्षा के नाम पे सिर्फ मिड डे मील दिया जा रहा है। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतने दौड़ेगा। तो जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा की वैल्यू को समझा तो उन्होंने हमें संविधान के रूप में एक ऐसा ब्लूप्रिंट बना के दिया जिसने हमारा जीवन बदल दिया। उससे पहले ये शिक्षा की ज्योति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और मां सावित्रीबाई फुले ने बहुत दिन तक जलाई। तो जब आज अच्छा अवसर है तो मैं एक कहानी आपसे जरूर बताऊंगा। हमारे साथियों को पता नहीं होगी, मैं फिर कह रहा हूं, इधर हो जाओ और नीचे बैठ जाओ। तुम गड़ोगे नहीं जमीन में बैठने से, ना तुम्हारे कपड़े खराब होंगे। ये बच्चे भी तो बैठे हैं, ये बच्चे कल का भविष्य है। इनमें से कुछ लोग IAS बनेंगे, कुछ पुलिस में जाएंगे, कुछ PCS बनेंगे। जब ये बैठ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं बैठ सकते? बस बस बस, धन्यवाद धन्यवाद। उनको बिठाने के चक्कर में खुद वो मत करो, बैठो। कैसे नालायक हो गए तुम लोग, क्यों नहीं मानते एक बार की बात? बैठ जाओ। पहले ही बैठ जाते तो इतना धमकाना पड़ता क्या तुम लोग? चलो वो कहानी सुनो, बहुत अच्छी है। और ये कहानी साहब काशीराम कैडर में सुनाया करते थे। आज मुझे मौका मिला कि यहाँ आपके बीच सुनाने, क्योंकि पाठशाला के उद्घाटन का अवसर है। तो एक बार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, मेरी बहनें जरूर सुने जो पढ़ाने का काम करेंगे, कि एजुकेशन क्या होगी। आप चंद पैसे दे सकते हैं लोगों को, राशन दे सकते हैं, लेकिन शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। वो बहुत छोटी चीज है, उससे एक टाइम पेट भर जाएगा या कुछ समय के लिए मदद हो जाएगी, लेकिन अगर आप किसी को ज्ञान देते हो तो उसका जीवन बदल जाता है। तो एक बार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले अपने एक दोस्त की शादी में चले गए। उनके दोस्त का नाम था पंडित सखाराम। और जब वो उनकी शादी में गए, क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, जब वो शादी में गए तो ब्राह्मण समाज के लोगों को अच्छा नहीं लगा कि एक अछूत जो है वो ब्राह्मणों के बारात में चला आया। तो उन्होंने फूले साहब के साथ वहां मारपीट की, उनको बहुत गाली दी, उनको नीच कहा और उनको शादी से भगा दिया कि एक अछूत, इसकी इतनी हिम्मत होगी कि हमारी ब्राह्मणों की शादी में चला आया। अब उनका दोस्त भी कुछ नहीं कर पाया। तो ज्योतिबा फुले जी को ये बात बहुत बुरी लगी, उन्हें अपना अपमान लगा। वो शादी से आए और एक नदी में, जो पुणे में ही नदी है, उस नदी में चले गए कि भाई मैं सुसाइड करूंगा, डूब के मरूंगा इस नदी में, क्योंकि मेरा अपमान हो गया। पूरी रात वो बैठे रहे कि कब मरूं। सुबह हुई तो जो लोग सफाई का काम करते हैं वो उस नदी में अपने सफाई के औजार ढूंढने के लिए चले गए, क्योंकि उस समय अछूतों को दिन के उजाले में निकलने की आजादी नहीं। तो जब वो गए अपने औजार धोने के लिए तो ज्योतिबा फुले वहां बैठे हुए थे। अब उनका फूलों का काम था, बड़े व्यापारी थे, सब लोग जानते थे। तो उन्होंने फुले साहब से पूछा कि साहब आप क्यों यहाँ बैठे हैं? तो उन्होंने कहा यार मैं ऐसे ऐसे शादी में गया था, मेरा अपमान हुआ।
कि अपमान कैसे हुआ कि मैं ऐसे गया था, उन्होंने मुझे बदतमीजी की, मुझे गाली गुप्पार दिया, मुझे अछूत नीच कहा, मुझे भगा दिया वहां से। तो ये बात सुन के वो सफाई कर्मचारी का काम करने वाले लोग हंसने लगे। तो उन्होंने कहा भाई तुम क्यों हंस रहे हो? कहले इसमें कौन सा अपमान है, इसके लिए क्यों बढ़ना चाहते? ये तो हमारे साथ रोज होता है, ये जो आपके साथ आज हुआ ये तो हमारे साथ रोज होता है, तो इसमें कौन से मरने वाली बात होगी, क्यों सुसाइड करना चाहते हो? तो ज्योतिबा फूले जी को समझ आया कि यार मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सम्मान की वैल्यू समझता हूं, इसलिए मुझे अपना अपमान लग रहा है, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। और ये समाज जो है ये इनके साथ तो वाकई में रोज होता है, इनको तो कभी अपमान नहीं लगा, ना कभी इन्होंने सुसाइड करने की सोची। तो उन्होंने तय किया कि भाई मैं इस समाज को पढ़ा लिखा के तैयार करूंगा कि ये भी सम्मान की वैल्यू समझे। और फिर उन्होंने मूवमेंट चलाई। और मूवमेंट कैसे चलाई कि उन्होंने फिर अपनी जिंदगी में 18 स्कूल खोले। उन्होंने, उनकी पत्नी ने, जब उनकी पत्नी पढ़ाने जाया करती थी, मां सावित्रीबाई फूले जो देश की पहली शिक्षिका है, इन्होंने देश की बच्चियों को, वो किसी भी जाति धर्म की, पढ़ना सिखाया, पढ़ाया। जब उन्होंने पढ़ाने का काम किया, इतने आरोप लगे उनके ऊपर, इतना बेइज्जत किया गया। जब पढ़ाने जाती थी, अब पता नहीं हमारे साथी यहाँ पढ़ाया करेंगे, तो दूसरे लोग उनके ऊपर कूड़ा फेंक देते थे, गंदगी फेंक देते थे। वो एक साड़ी पहन के जाती और एक साड़ी जाके जो है उस गंदी साड़ी को निकाल देती और दूसरे वाली साड़ी पहन के बच्चों को पढ़ाती। यानी कि वो अपने काम के प्रति इतनी समर्पित थी कि ये समाज पढ़ जाए कि वो अपमान को भी झेल रही थी। ऐसी मां सावित्रीबाई फूले ने हमारी बहनों को पढ़ना सिखाया और आज उसका, उनकी देन है कि आज हमारी बहनें डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, टीचर सब बन रही हैं। तो ऐसे महापुरुषों को आज के दिन नमन करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा सबसे कीमती हथियार है और सबसे ताकतवर हथियार है, और सबसे बड़ा शिक्षा देने से कम नहीं होती। पैसे दोगे तो आपके कम हो जाएंगे, राशन दोगे आपका कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी को शिक्षा देते हो तो आपकी शिक्षा बढ़ती है और आपका सोचने का तरीका बढ़ता है, आपकी समाज में छवि भी अच्छी होती है, लोग आपका सम्मान भी करते हैं। तो इसको मजबूरी मत समझना, जो लोग पढ़ाएंगे आप, वो इसको समझना कि वो अपने महापुरुषों का कर्ज उतार रहे हैं। जो मां सावित्रीबाई फूले ने जो 1848 से करीब किया, वो हम अब 2022 में करने काम कर रहे हैं। मैं अपनी बहनों को धन्यवाद देता हूं जो यहाँ पढ़ाने का काम करेंगी, मैं अपने भाइयों को धन्यवाद देता हूं जो यहाँ पढ़ाने का काम करेंगे। बस मेरा उनसे एक निवेदन है कि ये सोच के पढ़ाना कि जो कर्ज हमारे ऊपर है हमारे रहबरों महापुरुषों का, बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान किए। मेरी बहनें माएँ यहाँ बैठी हैं, एक बच्चा अगर तुम्हारा बीमार पड़ जाए तो इस कुर्सी को छोड़ के अपने बच्चे के पास चले जाओगे उसके इलाज के लिए। लेकिन सोचो, बाबा साहब का बच्चा मरा हुआ पड़ा था, तब वो हमारे लिए लड़ने गए। उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, तब आज हमारे चेहरों पे हंसी है। तब ये टेंट मिला, ये मंच मिला, ये कुर्सियां मिली, ये माइक मिला, ये फूल चढ़ाने की आजादी मिली। ऐसे रहबरों का कुछ तो कर्ज अदा करो। हम लोग सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं, आज सुविधाओं का आनंद लेते हैं, फिर रात में शराब पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते हैं, फिर पढ़ के सो जाते हैं, अपने लिए जीते हैं। तो अपने लिए तो भाई पशु भी जीता है, जानवर भी जीते हैं अपने लिए, वो भी अपने भोजन का इंतजाम कर लेते हैं। फिर आप में और जानवरों में फर्क क्या है अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर पाते? बताओ भाई, आप जानवर देखते हो ना, कुत्ता, बैल, बकरी, भैंस, सब आपके यहाँ तो सड़कों पे बहुत पड़े हुए हैं, डर लगता है कोई उनके से टक्कर खा गया। अभी एक गाय ने एक छोटी सी बच्ची को, ये पुलिस के लोग भी थे, ऐसे उड़ेल दिया, उसकी माँ लेके उसे भाग रही है रास्ते में। और इस गाय, इनको मुख्यमंत्री को नहीं पता कि भाई किसी के बच्चे की जान जा सकती है, किसी को चोट लग सकती है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। इन्हें जानवरों की फिक्र है कि इनको कुछ होना चाहिए, इंसानों को फिक्र नहीं कि हमारे लोग किसी कैसे जो जानवरों से बुरी जिंदगी जी रहे हैं। तो ये निकम्मे लोगों को सिखाने के लिए अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। तो मैं फिर कहूंगा आपको कि सोचो, महसूस करो कि इतने अपमान सह के हमारे महापुरुषों ने समाज को आगे बढ़ाया। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उनका कुछ तो कर्ज अदा करें? संघर्ष करो। ये मैं रोज संघर्ष करता हूँ, सुन लो मेरी बात, मैं रोज करता हूँ, आप भी करना शुरू करो। क्योंकि एक दिन अगर सुबह कमाने जाएंगे तो शाम के टाइम का भोजन तैयार होगा, यही स्थिति है। 365 दिन काम करेंगे, जब जाकर समाज आगे बढ़ेगा। कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करो, कुछ मेरी बहनें करेंगी, कुछ छोटे बच्चे करेंगे, कुछ माएँ करेंगी, कुछ नौजवान साथी करेंगे, मिलके हम लोग समाज बनाएंगे
और हम लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे इस देश में। और ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, मेरे संकल्प जो है ना वो महापुरुषों के कर्ज की वजह से मैं उनको बहुत ईमानदार से निभाता हूं। इसी मध्य प्रदेश को मैं पैदल चल चल के गली गली जाके अपने भाइयों को, अपनी माओ को, अपने बुजुर्गों को मिशन मूवमेंट के लिए तैयार करके कैडर दे के इस मध्य प्रदेश की धरती पे अपना राज स्थापित, महापुरुषों का राज स्थापित करने में काम करूंगा। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि 75 साल हो गए आपको आंसू बहाते, रोते, चिल्लाते, आपकी रेप हुई, हत्या हुई, आपके घर जलाया गया, आपको अपमानित किया गया। आज भी अभी 5 दिन पहले आप नौजवान साथियों ने देखा होगा, जो हमारे साथी बैठे हैं, कि मटकी से पानी पीने पे आपके एक बच्चे की, 9 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। अब मां डर रही है कि स्कूल भेजे ना भेजे, कहीं कोई हत्या ना कर दे। 9 साल का आपका बच्चा, जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया, अपने खून पसीने से, खुद भूखे रह गए, उसको रोटी दी, उसको अवसर दिए, उसको सिर्फ पानी का मटकी छूने पे। तो यानी कि यहाँ पानी की मटकी की भी वैल्यू है, लेकिन हमारे लोगों की वैल्यू नहीं है। ये बात नहीं समझ रहे आप। उस पानी की मटकी की भी इज्जत है, मेरे 9 साल के इंद्र मेघवाल की इज्जत नहीं है। ये बताने के लिए मैं यहाँ हूँ कि ये जो सामने बैठे हैं, ये हमारा खून है। इनकी रक्षा, सुरक्षा और इनको समान अधिकार देने जो हमको मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज भारत के संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। ये जो केंद्र की और ये मध्य प्रदेश की सरकार है, ये डबल इंजन की, ये जो इनकी सरकार जो है, जो बहुत बड़े बड़े वादे करती है, चाहती है कि हम लोग राशन के भरोसे इनके साथ खड़े रहें। हम यहाँ मांगने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग यहाँ राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। मांगने वाला, हाथ फैलाने वाला हमेशा वो भिखारी होता है। अगर आप भिखारी खुद को मानते हो तो उनके आगे हाथ फैला के रखो, और अगर आप भिखारी नहीं हो तो फिर आपको इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। हम तो उस समाज में जन्मे हैं। आज मैं यहाँ, मेरे लिए बिस्लेरी की बोतल लेके आए मेरे भाई, लेकिन मेरे रहबर, मेरे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर तालाब से पानी पिलाने के लिए हमको जो है लड़े, संघर्ष किया, उन्होंने लाठियां खाई। अगर हम उनकी कुर्बानियों को भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें नहीं भूल जाएगी, क्या बताओ। तो जो महापुरुष फल लगा के गए, पेड़ लगा के गए, वो तो हमने खा लिया। अब आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा इस देश में, ये भी सोचना पड़ेगा। तो धन्यवाद है उन साथियों को जिन्होंने मेरी बात को आगे बढ़ाते हुए पाठशाला का निर्माण किया। ये पढ़ाना तो शुरू करने दो, पहले वो लाओ, टीचर जो पढ़ाते हैं उनको आगे लाओ। यहाँ आओ भाई, ये पहले आओ। परविंदर घोरपड़े, राजवीर मंडेतिया, यहाँ पहले सामने मेरे, जितेंद्र इंद्रोरिया, एक मेरे नाम राशि चंद्रशेखर आजाद भी है, कोई वो भी आओ। अजीत कसाना, अजीत गोयर, मिलेंद्र जाटा, रवि सोलंकी, नीरज, प्राची वाल्मीकि और प्रमोद कुमार, सब आओ। यहाँ आओ जल्दी बस। और मैंने नहीं पढ़ाती, तुम नहीं पढ़ाती हो यहाँ, क्यों हैं? स्टूडेंट हो, अपने छोटों को पढ़ाए हो। एक दूसरे का हाथ बढ़ाओ ना, अपनी पढ़ाई करने के बाद अपने छोटों को पढ़ाओ। मानोगे नहीं ना, बैठ जाओ। लाओ भाई, लाओ, एक एक का नाम बोलो। लो भाई। मैं हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य समाज पार्टी जी से निवेदन करूंगा कि डबरा के अंदर जो कोचिंग संचालक प्रवीण घोरपड़े जी हैं, उनको ट्रॉफी देकर सम्मानित करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इसके बाद में यहाँ के टीचर राजवीर मंडेलिया जी आए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सम्मानित करें ट्रॉफी देकर। मैं माननीय टीचर जितेंद्र इंदौरिया जी से आग्रह करूंगा कि वो भी आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सम्मानित करें ट्रॉफी देकर। मैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से आग्रह करूंगा कि उन्हीं के नाम राशि पर टीचर चंद्रशेखर आजाद जी का ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। मैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से निवेदन करूंगा कि भीमाली पाठशाला के टीचर
अजीत कसाना जी के आए और उनको माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। अजीत कसाना। सब लोग मैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से आग्रह करूंगा कि टीचर अजीत गोयल जी को ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। तालियां इनके लिए। मैं टीचर मिलेंद्र जाटव जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से ट्रॉफी लें। मिलेंद्र जाटव। मिलेंद्र आ गई। मैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से आग्रह करूंगा कि टीचर रवि सोलंकी जी को ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। रवि सोलंकी। मैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से आग्रह करूंगा कि टीचर नीरज को ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। नीरज नहीं है। मैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से आग्रह करूंगा कि हमारी बहन टीचर प्राची वाल्मीकि जी को ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। इस बहन के लिए तालियां बजाइए प्राची वाल्मीकि के लिए। मैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से आग्रह करूंगा कि भीम आर्मी के टीचर प्रमोद कुमार जी को ट्रॉफी देकर सम्मानित करें। प्रमोद कुमार जी आए। धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, मंच से कहनी पड़ेगी। बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ। हमारे अध्यापक साथी इधर आ जाओ। बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। देखो हमने बचपन में पढ़ा और जाना। बस शांत हो जाओ, पहले सुन लो, बहुत काम की बात है। हमें ये बताया गया कि अध्यापक का दर्जा जो है माँ बाप से भी बड़ा होता है। अध्यापक का जो दर्जा होता है वो माँ बाप से भी ज्यादा बड़ा होता है। माँ बाप बाद में, पहले गुरु होता है। गुरु की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी का सही निर्वहन करे। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मंगल कामनाएं। जिनमें से एक जन्मदिन है जिनका, चंद्रशेखर का, उनको भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, मंगल कामनाएं। उसके साथ आप अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो उसकी भी तैयारी करते रहो। लेकिन आज एक वादा मुझसे आप लोग करो। मैंने बहुत देखा, हमारे लोगों की कमर ऐसे झुक गई, पैर छू छू के लोगों के। आप ये वादा करो कि ना तो आप अपनी पाठशाला में किसी पैर छुआओगे, ना किसी के पैर आज के बाद जीवन में छूओगे। देखो, पैर का जो छूना है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको असमानता का प्रतीक माना। बाबा साहब समानता की बात करते हैं, तो हाथ मिलाना समझ आता, पैर छूना समझ नहीं आता। तो मैं मना करता रहता हूँ, लेकिन हमें आदत हो गई है ना पैर छूने की। और पैर छूने की वजह से क्या हुआ, हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ गई है। तो हम स्वाभिमान से खड़े भी नहीं हो पा रहे। हम हर बार ऐसे झुके रहते हैं। और झुके हुए लोग क्या कभी सर उठा के जी सकते हैं? तो सबसे पहले तुम लोग सारे टीचर वादा करो कि आज के बाद पैर ना तो छूओगे ना छुआओगे। बताओ, कर रहे हो वादा? पक्का? अपनी पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू रखोगे और अपने बच्चों को भी, इनको भी यही सिखाना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।